मैं प्रियंका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका जनता की खास न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं आपको दिन भर की। बुरहानपुर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष भावी विधायक भाई मनोज तारवला से संजय सिंह दीक्षित साथ किशोर नागर की खास बातचीत। ऑलरेडी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो यह हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों? चलो, आप इस बात से सहमति रखते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो मेरे सामने ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए आपने दीक्षित जी। ये बात इसलिए भी सामने आई है और धीरेन्द्र शास्त्री जी को बोलना पड़ रहा है कि देश की दूसरे नंबर की राजनीतिक दल, सबसे बड़ा दल, उसका नेता यदि एक गांधी पुरस्कार, गीता प्रेस जो निरंतर आज़ादी के पहले से भी एक राष्ट्रभक्ति का और एक हिंदुत्व के लिए प्रचार करने के माध्यम से कह लो या लोगों में संस्कारित करने के लिए, लोगों में सनातन धर्म का व्यवहारता में लाने के लिए यदि अपने 75वें साल पूर्ण करने जा रही है और उसको गांधी जी के नाम से हमने देश का प्रथम पुरस्कार दिया, तो उसका विरोध कर रही है। और उसका रिकॉर्ड है, उसके खड़गे जी के भाषण है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, कि आप ये जो अभी पिछला चुनाव गया ना 2018 का और 19 का, उसमें खड़गे जी का भाषण है कि आप समझ जाओ, यदि नरेंद्र मोदी वापस आ गया तो ये सनातनी मुसलमान को और हमको जीने नहीं देंगे, इसलिए इसको कुचलने के लिए आप मेरे साथ आओ। ऐसा भाषण प्रचारित हो रहा है और आप उसके बाद भी हमसे बात करते हो कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, तो हम वर्षों से समर्थन कर रहे, तो हमको पूछ रहे हो। नहीं तो फिर उसे समर्थन करा भाई बजरंगबली का, इसलिए तो कर्नाटक चले गए। तो उन्होंने एक बार से नहीं, देखो कर्नाटक का आप देखिए इतिहास उठाकर, हमारे बहुत सारे विधायक, कोई 100 वोट से, कोई 200 वोट से, कोई 500 वोट से गया। और आज कर्नाटक की स्थिति देखो ना, अभी सरकार बनाने को कितने दिन हुए। आपने कहा था कि बिजली फ्री, बिजली वाले लाइट जाके काटने के लिए खड़े, वहाँ पर झगड़े हो रहे, लोग बिजली विभाग वालों को मार रहे हैं। उन्होंने कहा था 300 रुपये हम देंगे टंकी। आप जाके पता तो लगाओ, केवल आप एक मुद्दे को लेकर बात मत करना। कर्नाटक की सरकार गई, वो भी लुहावनी जो घोषणा है वो इस आधार पर गई। बाकी आज की जनता यदि आज चुनाव कराओ तो मैं समझता हूँ 2/3 बहुमत से ज्यादा चुनाव हो ही रहे विधानसभा मध्य प्रदेश में। अभी कमलनाथ जी ने भी हाथ में बजरंगबली का गदा ले लिया है, इस सब में क्या कहेंगे? विधानसभा में आप चुनाव जीतेंगे? आप कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की तो बात ही मत करो। कमलनाथ जी ने आज से पहले 18 महीने की सरकार चलाई और लोगों को बताया कि वो कितने झूठों का सरदार है, वो कितने झूठे वादे करके आए थे और कितने वादे पूरे किए। तो मध्य प्रदेश की जनता कहीं डगमग नहीं होने वाली है, चाहे वो गदा उठाए। यदि हनुमान जी की गदा वो उठाएंगे तो हनुमान जी तो हमारे साथ रहेंगे ना। जैसे श्री कृष्ण की पूरी सेना कौरव के साथ थी, बाकी श्री कृष्ण केवल अकेले पांडवों के साथ है ना, वैसे ही यदि हनुमान जी की गदा कांग्रेस से उठा के ले भी गए या जबरदस्ती छीन के भी ले जाते तो कोई डरने की बात नहीं है। हनुमान हमारे साथ है, हनुमान हमारे साथ रहेगा। वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से जीत के आएगी और फिर शिवराज, फिर नरेंद्र मोदी। आने वाली विधानसभा आपका नाम खूब चल रहा है कि भावी विधायक के रूप में आपको घोषित किया जा रहा है। टिकट मांगना एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे को लगता है कि मेरा अधिकार है। मैंने टिकट मांगा है और आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि मेरा नाम खूब चल रहा है या समर्थन मिल रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो मैं जनता के विश्वास पर और पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूँगा और मध्य प्रदेश में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुरहानपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में करूँगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। आप चुनाव जीत जाएंगे और विधायक भी बन जाएंगे, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता बुरहानपुर के लिए क्या रहेगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बुरहानपुर के लिए 4 या 5 है। यदि मुझे अवसर मिला और मैं विधायक बन गया तो सबसे पहले एनटीसी की जो ताप्ती मिल बन पड़ी है लालबाग की, उसको चालू करने का प्रयास करूँगा। दूसरा मेरा है यहाँ पर कृषि विद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र तो है, बाकी कृषि विद्यालय नहीं है, तो यहाँ के कृषकों के बच्चे कृषि विद्यालय में पढ़े, ये मेरा दूसरा प्रयास रहेगा। तीसरा प्रयास मेरा, बुरहानपुर बुनकरों का शहर है और यहाँ पर बुनकरों को सुविधा जो इचलकरंजी के और भिवंडी के बुनकरों को है, वो सुविधा एमबीबी के सब्सिडी के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के बुनकर यानी विशेष तौर पर बुरहानपुर के बुनकरों को नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक प्रयास रहेगा। क्योंकि बुरहानपुर
टेक्सटाइल का या कपड़े का हब बने, इसके लिए जो भी प्रयास बनेंगे वो सारा प्रयास करूँगा। और मुझे लगता है कि प्रमुखता के साथ एक प्रमुख कारण कि बुरहानपुर में जो कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, जो कृषि उपज मंडी पूरे हिंदुस्तान की कपास के गठन बनाने के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, आज वहाँ की कपास की सारी जीनिंग फैक्ट्री बंद हो गई। अनाज के मामले में कृषि उपज मंडी में लोग अनाज नहीं बेच पा रहे हैं। उसका कारण प्रमुख रूप से कि मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडी पर ₹1.70 के लगभग टैक्स है और हमसे लगा हुआ क्षेत्र महाराष्ट्र का है। मात्र 4 या 5 किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र प्रारंभ हो जाता है, वहाँ पर केवल 50 पैसे के लगभग कृषि उपज मंडी का टैक्स है। इसलिए सारे व्यापारी, सारे किसान लोग अपना माल महाराष्ट्र में ले लेके चले जा रहे हैं। इसके कारण जो यहाँ के किसानों को तकलीफ आ रही है, छोटे किसान नहीं ले जा पाते या यहाँ से व्यापारी आके खरीद के ले जा रहा है, तो इस ओर मेरा प्रयास रहेगा कि मंडी टैक्स कम करके पुनः बुरहानपुर को वैभव के ऊपर ले जाए। जो एक जमाने में मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई न कोई कारण से बुरहानपुर का नाम फेमस था, वो लाने का प्रयास करें। पत्रकारों के लिए क्या करें? पत्रकारों की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पत्रकारों के लिए क्या? पत्रकारों के लिए कोई बोलते ही नहीं, कुछ कोई नेता ने आज दिन तक बोला है पत्रकारों के लिए कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। अब पत्रकार घर से निकलता है तो गाड़ी में पेट्रोल देख के निकलता है कि भैया गाड़ी कब तक चलेगी, उसके बाद में कहीं चाय मिले तो जगह नहीं। ये विषय आपने ऐसा छेड़ दिया कि वो एक कहावत है ना, पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं, नहीं, हमारे अच्छी नहीं। वैसा मैं बता रहा हूँ कि पत्रकार महोदय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं पत्रकार। तो इसकी अवहेलना कितनी बड़ी है? यार मेरी बात आरोप लगते हैं कि नहीं कुछ छप गया तो टेंशन, नहीं छपा तो टेंशन, छप गया तो बोले यार वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था, और नहीं छपा तो बोले तो क्या मतलब दिया होगा। अब बताया कहाँ मरे कहाँ जाए पत्रकार। देखिए आप जो बोल रहे हो ना कि पत्रकारों की कोई चिंता नहीं करते, तो दीक्षित जी आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उसमें भले चिड़िया की चोंच में पानी ले जाके आग बुझाने का प्रयास चिड़िया ने जैसा करा था, या गिलहरी ने राम सेतु बनाने के अंदर जो अपना योगदान दिया था, उतना ही योगदान मेरा भी होगा। बाकी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पत्रकार भवन के लिए इसके पहले राशि लैप्स हुई है। ये पत्रकार के लिए जमीन आप लोग आपस में तय नहीं कर पाए, इसलिए पत्रकार भवन नहीं बन पाया। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप पत्रकार एक होंगे और अपनी सहमति देंगे तो कोई नेता या कोई अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पत्रकारिता की सुविधा देने के लिए कहीं ना कहीं पीछे हटेगा, क्योंकि जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ पत्रकार होता है और पत्रकारों के माध्यम से ही बहुत सारी जनता की समस्या, बहुत सारी जनता की सुविधा जो हम तक नहीं पहुंच पाती वो आपके द्वारा पहुंचाई जाती है। आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं होता ना, पत्रकार कौन बन जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ हम बैठ पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर है पत्रकार लोग, उनकी क्या स्थिति रहेगी। हमारे क्या तो डूबते को तिनके का साथ रहता है, आप भी कई बार हम लोग सहयोग कर पाते हैं, पर मतलब क्या है कि नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। इस समझ में बताया आप कि विशेष रूप आर्थिक रूप से कोई पैकेज होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार उनका होना चाहिए। अब बड़े बैनर के पत्रकार है, दैनिक भास्कर, उनको ऑलरेडी 25,000 तनख्वाह मिलती है, लिफाफे चले जाते हैं, तो कई बार तो हमारी को इसकी स्थिति हो जाती है कि देखना पड़ता है इधर। इस समझ में बताया क्या है कि वरिष्ठ नेता भाजपा के और सारी स्थितियां बताया पत्रकारों को। मैंने कुल मिला के आपका कहना है कि सरकार ने कोई ऐसी सुविधा देना चाहिए जैसी कोई न कोई योजना के अंतर्गत सुविधा है। तो आपने अच्छा सुझाव दिया है, इस पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया। मैं पार्टी लेवल पर जहाँ भी आवश्यक होगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये सुझाव देना चाहिए और आपकी मांग का पूरी होना चाहिए, तो मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूँ कि पत्रकारों को कोई सुविधा देना चाहिए और कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि पत्रकार कौन कहलाए। पत्रकारों में कुछ न कुछ डिप्लोमा है, पत्रकारों में कुछ न कुछ एजुकेशन है, जो भी नियम होंगे तो बनते हुए पत्रकारों को कोई ऐसी सुविधा मिले जिसके कारण पत्रकार निर्भय होकर निष्पक्ष होकर कार्य करे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। धन्यवाद। हमारे पास में मनोज भाई तारवाला जी। मनोज भाई ने सारे हमारे प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है। और अगली बार हम मनोज भाई से अति शीघ्र उनका
जब भी विधायक का टिकट का मिलता है तो अतिथि फिर एक साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।